ओम शांति। कानपुर का निमंत्रण। अब बात आई कि सेवा कैसे की जाए। दोनों दादियाँ कैंप से शहर में पैदल आती थी। वहाँ किसी दुकान वाले से कागज़ डोनेट करवाती थी। आनंद किशोर दादा पर्चे का मैटर बना करके दे देते थे। फिर दोनों दादियाँ प्रेस में जाकर फ्री में छपवाती थी और घाट पर जाकर एक एक सन्यासी को, भक्तों को पर्चे बांटते थे। कुंभ मेले में लेबर विभाग के एक डायरेक्टर पहुँचे। मजिस्ट्रेट साहब उनसे बात करते रहे। डायरेक्टर ने पूछा कि यहाँ आपका कौन सा परिवार रह रहा है। तब मजिस्ट्रेट जी ने बताया कि मेरा परिवार नहीं है, ये माउंट आबू से देवियाँ आई हैं और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने डायरेक्टर साहब को दादियों से मिलवाया। डायरेक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब मेला पूरा करके आप माउंट आबू जाएं तो रास्ते में कानपुर रुक करके जाना। और उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को अपना पूरा एड्रेस दे दिया। दादियों को भी दे दिया। कुंभ मेला पूरा होने के बाद जब दादियाँ वापस माउंट आबू जाने लगीं तो मजिस्ट्रेट साहब ने कानपुर में डायरेक्टर साहब को फ़ोन कर दिया कि ये दादियाँ वापस आ रही हैं, आप इन्हें कानपुर में रिसीव कर लेना। कानपुर में डायरेक्टर साहब के माध्यम से एक सिंधी भाई को पता पड़ा कि 2 सिंधी बहनें कानपुर में आ रही हैं। उसको बड़ा आकर्षण हुआ और वह खुद अपनी गाड़ी लेकर के बहनों को स्टेशन से रिसीव करने के लिए आया। बहनों ने कहा था कि हम किसी गृहस्थी घर में नहीं रहेंगे, तो धर्मशाला में उनके रहने का प्रबंध किया गया था। जब सिंधी भाई को इस बात का पता पड़ा तो उसने कहा कि मैं धर्मशाला में तो नहीं रहने दूंगा आपको। अगर मेरे घर में नहीं रहना है तो मेरा बेटा अमेरिका है, उसके लिए मैं एक पूरा मकान तैयार किया हुआ है। अभी वह खाली है, किसी ने कदम भी नहीं रखा है, एकदम शुद्ध है। आप वह पूरा मकान ले लीजिए। जब दोनों दादियाँ तथा आनंद किशोर दादा इलाहाबाद से चले थे तो किसी ने एक पत्र दिया था कि आप कानपुर जा रहे हैं तो अमुक व्यक्ति से ज़रूर मिलना। और संयोग ऐसा बना कि यह सिंधी भाई ही वह व्यक्ति था जिसके लिए यह पत्र दिया गया था। पत्र में लिखा गया था कि यह व्यक्ति आपको हर सुविधा देगा, हर कदम करेगा, हर मदद करेगा। पत्र पढ़कर वे सिंधी भाई हंसने लगे कि वह व्यक्ति मैं ही तो हूँ। तो यह कमाल बाबा की थी। डलहौजी में सेवा। ये सिंधी भाई काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनका बड़े बड़े लोगों से संबंध था, तो दादियों से वे अपने स्तर के बड़े लोगों को मिलवाते थे, सेवा करवाते थे। उनके कारोबार का बीमा जिस इंश्योरेंस कंपनी से था, उस कंपनी के मैनेजर बनारस वाले गुप्ता जी अर्थात अशोक भाई जी के पिताजी थे। सिंधी भाई ने मैनेजर साहब को कहा कि आप दादियों का ज्ञान जरूर सुनो। उनके कहने से गुप्ता जी अपनी युगल कमला बहन के साथ दोनों दादियों से मिले और एकदम रूहानियत की छाप उन पर लगी। वे ज्ञान में चल पड़े। इस प्रकार कानपुर से 1954 में ज्ञान में निकलने वाले पहले युगल थे बनारस वाले गुप्ता जी और उनकी युगल कमला बहन। उसके बाद वहाँ एक सरदार युगल ज्ञान में निकला। उनका भी अपने पुत्र के लिए बनाया गया एक मकान बिल्कुल नया था। उन्होंने दादियों को निमंत्रण दिया और दोनों दादियाँ उस मकान में जाकर रहीं और वहाँ से सेवा और आगे बढ़ी। एक होजरी के
निर्माता थे जिनकी फैक्ट्री जापान में थी। वे ज्ञान में चले और उन्होंने दादियों को निमंत्रण दिया कि आप हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में चलकर के 1 मास ज्ञान सुनाओ, क्योंकि कानपुर में गर्मी बहुत है। गंगे दादी जी कानपुर की सेवा में ही रह गए। दादी प्रकाशमणि ने कुंज दादी को बुलाया और कुंज दादी तथा प्रकाशमणि दादी 1 मास डलहौजी में सेवा करके वापस आए। जापान के कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला। दादियों को हरविलास राय बाबूजी तथा सिंधी भाई जी ने बहुत सुंदर सुंदर कोठियाँ दी, लेकिन दादियों ने इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रह कर के भी अपने ठाठ नहीं बनाए। उन्होंने अपने कर्मों से दिखाया कि हम योगी हैं, तपस्वी हैं और हमारा सारा ध्यान ईश्वरी सेवा पर है। दोनों दादियाँ इस तरह से रहती थी कि किसी को भारी ना लगे। वे कहते थे कि हम आपको एक नौकर दे देते हैं, उससे जो चाहिए वह सामान आप मंगवा लेना। लेकिन दादियाँ कहती थी नहीं, इनका खाना पीना बड़ा सादा था। खिचड़ी बनाती थी, चावल का मांड निकाल लेती थी, उसमें 2 चम्मच बेसन डालकर कढ़ी बना लेती थी। एक समय भोजन बनाते थे और वही दोनों समय खा लेते थे। ऋषिकेश में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में भाषण करने के लिए निमंत्रण मिला था। बाबा ने गंगे दादी को भेजा था। गंगे दादी ने जो भाषण किया वह सबको बहुत पसंद आया था और वहीं से जापान की कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला था। निमंत्रण गंगे दादी जी को मिला था, लेकिन माता जी बाबू जी ने उनको जाने नहीं दिया। कहा, आप तो भारत की पतित पावनी हैं और गंगा के किनारे रहकर ही आपको सेवा करनी है। फिर बाबा ने दादी प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी और आनंद किशोर दादा को तैयार किया। तैयारी तो हो गई, लेकिन आने जाने का खर्चा कहाँ से आए। कानपुर के बाबूजी ने दोनों की जापान जाने और आने की टिकट बना करके दे दी। जापान में बहुत ईश्वरी सेवा हुई। बाबा ने कहा था वहाँ का धन भारत में लेकर के मत आना, उस धन से वहीं पर साहित्य छपवा कर के बांट देना। इसके बाद जालान बाबू के निमंत्रण पर दादी प्रकाशमणि पटना में ईश्वरी सेवा के लिए गई। छोटी बहनों को चलाने का ऐसा प्यारा तरीका। दादी प्रकाशमणि पटना जाने के बाद भी बीच बीच में कानपुर सेवा के लिए आया करती थी। एक बार जब दादी कानपुर आई तो रसोई में केवल 4 टिंडे थे। मैं सोच में थी कि इतने कम से सबको सब्जी पूरी कैसी होगी। तब दादी ने सिखाया कि टिंडे के टुकड़े करो और सारा रसा बना दो और दोपहर में आलू की कढ़ी बनाओ। दादी ने खुद आलू की कढ़ी बनानी सिखाई। दादी ने बनवाई भी, खुद खाई भी, औरों को खिलाई भी। एक बार बनारस में महाभारत सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। जगदीश भाई जी, दादी जी आदि सभी महारथी वहाँ पहुँचे हुए थे। दादी जी का भोजन बनाने की सेवा दादी जी द्वारा ही मुझे दी गई थी। उस समय दादी को भोजन की नली में कुछ तकलीफ थी। मिर्च मसाला खाना मना था। मैंने जिस माताजी से भिंडी कटवाई, उसने भिंडी के साथ ही हरी मिर्च भी काट दी। यह सोचकर ही कि इतनी हरी मिर्च तो इतनी भिंडी में लगेगी ही, मैंने भिंडी बना दी। दादी जी ने मुख में पहली ग्राही डाली तो मुझे बहुत प्यार से बुलाया।
नाराज नहीं हुई और कहा, विद्या, पहली गिट्टी तुझे खिलाती हूँ। जैसे ही भिंडी की सब्जी रोटी में लपेटकर उन्होंने मेरे मुख में डाली, मेरा तो मुख ही जल गया। मैंने सोचा, यह क्या हुआ। दादी ने तो भिंडी की सब्जी किनारे कर दी और दाल के साथ रोटी खा ली। एक बार भी नहीं कहा कि तूने भिंडी में मिर्ची क्यों डाली। बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि गलती कैसे हुई। इतना दादी का प्यार था और छोटी बहनों को चलाने का ऐसा प्यारा तरीका था। अच्छा, ओम शांति।